तो आज हम आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट में ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का पार्ट पढ़ाएंगे कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और इसकी फिजिक्स में क्या जरूरत पड़ती है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारे पास चीजों को मतलब एक ही चीज को कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ती है। मान लो हमारे पास कोई अमाउंट है, एक तो है छोटा सा, दूसरा उसी का कई रेस्पेक्ट बड़ा, तो हम उसको कैसे कंपेयर करें, तो हमें उसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्चुअली कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका एक क्वेश्चन भी आ जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है और नॉर्मल अपने स्कूल के एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है क्या, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ हो गई, मास हो गई, फोर्स हो गई, किस इज दैट पावर ऑफ 10, यानी 10 के पावर में कितने गुना है, which is closest to its magnitude, जो उसका मैग्नीट्यूड के क्लोजेस्ट है 10 की पावर में। जैसे 10,000 न्यूटन, तो 10,000 न्यूटन को आप 10 की पावर में कैसे लिखें, तो उसी चीज को आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब क्वेश्चन आया सर हाउ वी फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करें किसी फिजिकल क्वांटिटी का। तो उसके लिए न्यूमेरिकल फॉर्मूला है डिटरमिनेशन के लिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी n इक्वल्स टू a into 10 की पावर b, जिसके अंदर a एक नंबर है, नंबर वो 1 से लेकर 10 के बीच में होगा, where a is a number between 1 to 10। समझना मैथमेटिक्स अभी हम इसके क्वेश्चन भी आपको करके दिखाएंगे। यानी a is a number between 1 to 10 and b is a power एक्सपोनेंट, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, अभी हम करेंगे। b is any पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट यानी पावर। अब जब हमारे पास नंबर होगा तो हम उसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। अगर नंबर हमारा 5 से छोटा मतलब सॉरी लेस देन 5 और इक्वल टू 5 हो तो a की वैल्यू आप 1 लेंगे, मैग्नीट्यूड उसका 1 लेंगे। अगर a की वैल्यू 5 से बड़ी हो और 10 से छोटी हो या 10 के बराबर हो तो a की वैल्यू आप 10 लेंगे, और यहाँ पर b क्या कहलाएगा, b ही कहलाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सर कुछ समझ में नहीं आया जो आपने बताया, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा समझेंगे, फिर एग्जांपल्स के हम तौर पे आपको उसमें करके दिखाएंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने एक्सपोनेंशियल पावर 10 की पावर में कितने पावर है, उसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्मूला है कैपिटल N इज इक्वल टू a इनटू 10 के ऊपर पावर b, वेयर a इज अ नंबर बिटवीन 1 टू 10 एंड b इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट, कुछ भी हो सकती है पावर। अब अगर a 5 हो या 5 से कम हो तो a की वैल्यू 1 लेंगे, अगर a 5 से ज्यादा हो और 10 से कम हो या 10 के बराबर हो तो a की वैल्यू 10 लेंगे, और b ही इसमें कहलाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल में मैंने कहा मेरे पास एक नंबर 8 है, ठीक है। अब इस 8 नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप बताइए, यानी आपके पास जो a है वो एक सिंगल डिजिट में है और वो 5 से ज्यादा है, ठीक है। तो यानी वो 5 से ज्यादा है, तो यहां पर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसे, 8 into 10 के ऊपर पावर 0 लिख सकते हैं, 8 into 10 के ऊपर पावर 0। अब यहां नंबर है 8, यानी a जो है इसके बीच में आ रहा है, यानी a की वैल्यू 10 लेंगे, यानी यहां पर इसे लिख देंगे 10 के ऊपर पावर 1 into 10 के ऊपर पावर 0, यानी 10 के ऊपर पावर 1, यानी इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बना, सॉरी, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो बना 1, यानी 1 इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बना 1। हमने एक और नंबर ले लिया, मैंने कहा 199, यस। इसको कैसे लिखेंगे, पहले सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ता है। अब साइंटिफिक नोटेशन भी एक बार समझ लीजिए क्या होती है भाई, साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन समझ लीजिए, साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास जैसे नंबर है 233, ठीक है। इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आप ऐसे लिखते हैं, मतलब पावर ये जो वैल्यू है 2.33 into 10 के ऊपर पावर 2, यानी ये जो पॉइंट नंबर है फर्स्ट वाला ये 1 से 10 के बीच में रहना चाहिए, और आप पॉइंट में लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन, और इसी से आप हम फिर पावर वो बनाते हैं अपना किसी नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। चलो और चलते हैं एग्जांपल, मैंने लिखा था 199, साइंटिफिक फॉर्म में 199 into 10 के ऊपर पावर 2। अब ये जो है पार्ट, दिस वन इज a और a इज लेस देन
5 यानी a इक्वल टू 1, यानी a यहां पर तो हो गया 1, यानी यहां पर आपने लिख दिया 1 इंटू 10 के ऊपर पावर 2, यानी इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना 2। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया यहां पर 2 आ गया। फिर मैंने कहा 499 या 483 ले लिया, 489 4.89 इंटू 10 के ऊपर पावर 2। फिर ये वैल्यू 5 से कम तो ये वैल्यू 1, यानी ये 1 इंटू 10 के ऊपर पावर 2, यानी इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी कितना 2। मैंने ले लिया 501 5.01 इंटू 10 के ऊपर पावर 2, एक ही वैल्यू 5 से ज्यादा, तो यहां पर आपके पास 10 आ जाएगा, यानी 10 इंटू 10 के ऊपर पावर 2, 10 के ऊपर पावर 3, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना 3, इसका कितना 2। अभी हम और भी दो एग्जांपल लेते हैं, मैं कुछ नंबर लिख दूंगा फिर उसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखेंगे। चलिए जी, बहुत आसान है, मैं कुछ नंबर लिख दूंगा और आपसे क्वेश्चन करूंगा कि बताइए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा। कुछ नंबर लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया 7346 एक नंबर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप बताएंगे। 0.127 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप बताएंगे। 0.05 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप बताएंगे। 0.051 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप मुझे इसका बताएंगे क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम पहले वाले नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताते हैं, 7346 का। फर्स्ट ऑफ ऑल किस फॉर्म में लिखें सर, साइंटिफिक नोटेशन में लिखो सर सबसे पहले तो। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे 7.346 इंटू 10 के ऊपर पावर 3। यस, दिस इज a which is greater than 5, तो यानी ये जो है 10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 10 इंटू 10 के ऊपर पावर 3 यानी 10 के ऊपर पावर 4, तो दिस वन बिकम b और b है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ 4। क्लियर? ऐसा कोई बच्चा समझ में आया तो दिस वन इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमने इसे लिखा 0.127, इसे कैसे लिखे साइंटिफिक फॉर्म में 1.27 इंटू 10 के ऊपर -1, क्योंकि यहां से हम पीछे गए तो -1। दिस इज a है लेस देन 5, आपके सामने है, जब 5 से कम हो तो a की वैल्यू 1, ये 1 हो गया 10 के ऊपर -1, यानी -1 क्या बना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बना। आई बात समझ में? चलिए और देखते हैं एग्जांपल। अब हमने लिया एग्जांपल 0.05 का, इसे लिख दिया मैंने 2 पॉइंट पीछे गया तो 5 इंटू 10 के ऊपर -2। अब ये 5 के एग्जैक्ट इक्वल a इक्वल टू 1 बताया आपको, यानी ये जो है a इक्वल टू 5, दिस वन इज a, दिस वन बिकम 1 इंटू 10 के ऊपर -2, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना -2। यस, अगला देखते हैं, बहुत अच्छा पार्ट है भाई। 0.051 1 2 यानी 5.1 इंटू 10 के ऊपर -2। यस, दिस a ग्रेटर देन 1, दिस a ग्रेटर देन 5, तो दिस वन बिकम 10 इंटू 10 के ऊपर -2, 10 के ऊपर -1, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना बना। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अलग अलग क्वांटिटीज का फाइंड आउट करते हैं। तो दिस वन इज हाउ वी फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन फिजिकल क्वांटिटी, कि हम फिजिकल क्वांटिटी में कैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस। अब हम आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट से ही जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट्स, इसी के ऊपर अब हम आपको आगे चलेंगे और अब हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाएंगे, मेजरमेंट वो भी लेंथ की, कि हम किस तरह से लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अभी तक आपने पढ़ी फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आप सबने पढ़ी, तो एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, उसको आप मेजरमेंट कैसे करते हैं उसे देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से, यानी मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी आप मेजरमेंट करेंगे लेंथ की, मगर सबसे पहले लेंथ है क्या, दोबारा से मैं पूछ रहा हूं लेंथ है क्या, यानी एक तरह से लेंथ हमारे पास है क्या। यस एनीवन, व्हाट इज लेंथ? लेंथ सर एक तरह से डिस्टेंस है, लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, उसे लेंथ कहते हैं।
यस। अब इस लेंथ को मेजर करने के लिए ये हुआ मेथड। तो लेंथ को मेजर करने के लिए मेरे पास दो मेथड है। पहला मेथड है जिसको कहते हैं आप डायरेक्ट मेथड, यानी जो चीज आपको मेजर करनी है वो आपके हाथ में होनी चाहिए और आप उसे डायरेक्ट मेजर कर दो। यानी आपको एक मान लो कपड़ा दिया और मैंने कहा इसे मेजर कर दो, तो आपके हाथ में है तो आप डायरेक्ट उसे मेजर कर दोगे। तो डायरेक्ट मेथड में मेजर करने के लिए आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसे मीटर स्केल कहते हैं। डायरेक्ट मेथड में अगर आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं वो चीज आपके पास होनी चाहिए और उसमें जो है मीटर स्केल है। आपने कपड़े को नाप दिया, सर उससे छोटी क्वांटिटी आ गई तो क्या करेंगे? वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल कर लो। मैं अभी आपकी लैब में जाओगे जब 11th की स्कूल में, अभी हम भी आपको दिखाएंगे कर कर, वो प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे आपको ऑनलाइन ही, तो आप उसमें वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं अगर छोटी लेंथ है। सर अगर और भी छोटी लेंथ है तो क्या करेंगे? आपके पास एक और डिवाइस है भाई, नाम है उसका स्क्रू गेज। उससे भी छोटा है तो एक और नाम है स्पेरोमीटर। तो आप इन सब चीज से डायरेक्ट लेंथ निकाल सकते हो, मगर वो क्वांटिटी आपके हाथ में होनी चाहिए। तो ऐसे मेथड को डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब सर इनडायरेक्ट मेथड बताओ। चलो जी कुछ इनडायरेक्ट मेथड बताते हैं। तो इन डायरेक्ट मेथड, अब इनडायरेक्ट मेथड मतलब वो क्वांटिटी एक तो आपसे दूर है और आपके हाथ में नहीं है। जैसे मैंने कहा भाई ये पेड़ है, इसकी लंबाई नाप दो, तो आप क्या करोगे? अब पेड़ भी बड़ा लंबा है, छोटा मोटा पेड़ नहीं है, आप कैसे नापोगे उसकी? तो वो आता है इनडायरेक्ट मेथड में। याद रहेगी बात। यानी इनडायरेक्ट मेथड में आप कैलकुलेट करेंगे हाइट, लेंथ, और सबसे पहले हमने किसकी लेंथ कही? लेंथ ऑफ अ ट्री, और टावर की भी लेंथ कर सकते हैं। याद रहेगी बात, लेंथ ऑफ अ ट्री और टावर। तो किस तरह से आप लेंथ मेजर करेंगे? जरा मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। मैंने कह दिया सपोज दिस AB इज अ टावर और ट्री। मैंने कह दिया या तो ये ट्री है या ये टावर है, जिसकी हाइट कितनी है? h, और कोई ऑब्जर्वर है वो इस पॉइंट पे खड़ा है भाई, पॉइंट O पर, ठीक है, वो पॉइंट O पे खड़ा है, व्हाट इज ऑब्जर्वर, ठीक है। आपने मैथमेटिक्स में क्लास 10th में पढ़ा था, जब ऑब्जर्वर है तो वो इसकी टिप पे देखेगा, ठीक है जी, इसकी टिप पर देखेगा और टिप से ये इस ग्राउंड लाइन को ज्वाइन कर देगा और ये एंगल बनाएगा थीटा। वो एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे आप फाइंड आउट कर लेंगे एंगल। अब ये डिस्टेंस हमें पता होगा क्योंकि पेड़ से मैं कितनी दूर हूं ये मुझे पता है, 10 मीटर 20 मीटर, ये हमें डिस्टेंस पता होगा। और मुझे जो है इसकी हाइट निकालनी है h, तो मैं क्या करूंगा? सब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जब ये ट्रायंगल बन गया, इन ट्रायंगल OAB, जिसके अंदर AB जो है वो हाइट है और जो O है वो बेस है। देख लीजिए आपके सामने, तो आपको इसमें रिलेशन पता है, वी यूज tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हाइट ऑफ टावर और बेस है d, जो मुझे पता है, तो हाइट ऑफ टावर या ट्री आ गया d tan थीटा। अगर आपको इफ you know d, then you calculate height of tree, ठीक है। या टावर, अगर आपको पता है d तो आप टावर और ट्री की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने पहली चीज बताई इनडायरेक्ट मेथड में कि कैसे आप अपने ट्री या टावर की हाइट को नापे। इसी में आगे वो कहे माउंटेन की नाप दो, लो जी हम माउंटेन की नाप देंगे। इनडायरेक्ट मेथड में, क्योंकि माउंटेन पे आप चढ़ तो सकते नहीं, चढ़ जाओगे तो फिर कैसे नापोगे? तो दूसरा आ गया हाइट ऑफ अ माउंटेन। अब माउंटेन की हाइट कैसे नापे? अभी कुछ ना कुछ मेथड होगा, मगर जो भी वो मेथड है उसे आप इनडायरेक्ट मेथड कहेंगे। कौन सा मेथड? इनडायरेक्ट। आप समझिएगा, चलिए। अब इसके अंदर भी वही, मैंने फिर दोबारा से क्या करा, ये AB ले लिया, और व्हाट इज AB? हाइट ऑफ माउंटेन, जो मुझे नापना था वो माउंटेन है, हाइट है h। अभी ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे खड़ा है, फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, दिस इज O, यानी फर्स्ट
पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, और ये डिस्टेंस कितना मैंने ले लिया x। फिर उसने यहां से और इसकी टिप पर एक एंगल देखा और ये एंगल इसने कहा θ1, ठीक है, याद रखिए बात, दिस एंगल इज θ1। अब हाइट ये और ये है θ1। ये कह रहा है कि मैं थोड़ा सा दूर चला गया, मैं और दूर आ गया भाई, o डैश पोजीशन पे आ गई, यानी सेकंड पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर थोड़ी देर के बाद, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस d जो मुझे नोन होगा, और मैं फिर दोबारा से इसका टिप ज्वाइन कर दूंगा, एंगल बनेगा θ2। तो अब कैसे निकाले, फिर मैंने करा इसी के अंदर सबसे पहले छोटे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OAB वी यूज cot थीटा, बेस सब जानते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cot θ1 बेस है x, और ये आपके पास हो गया h। बड़े ट्रायंगल में इन ट्रायंगल O डैश AB, इसमें लगा दिया मैंने cot θ2, फिर वही बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना d प्लस x, परपेंडिकुलर सेम रहा h, दिस इज cot θ2, सेकंड इक्वेशन। मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो cot θ2 माइनस cot θ1 इज इक्वल टू d प्लस x अपॉन h माइनस x अपॉन h, h एलसीएम, d प्लस x माइनस x। तो यहां से हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, माउंटेन सॉरी, d cot θ2 माइनस cot θ1। तो इससे निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको h जो है सॉरी d जो है वो नोन होगा, और θ1 और θ2 जो एंगल होंगे वो भी कैसे होंगे, क्योंकि ये आप अपने इंस्ट्रूमेंट से देख के बनाएंगे इस तरह से। तो आप बड़े आराम से हाइट निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ अ माउंटेन, ये हाइट ऑफ अ माउंटेन भी कह सकते हैं आप इसे आप हाइट कहेंगे, लेंथ ना कहकर हाइट ऑफ माउंटेन। तो ये दूसरी चीज सिखाई हमने। अगर कोई इससे भी दूर के कोई चीज आ गई उसे, उन्होंने कहा भैया हमें तो आप किसी स्टार का डिस्टेंस बताइए, किसी स्टार का, तो उसे भी आप निकाल सकते हैं, मगर उस मेथड का नाम होता है पैरेलैक्स मेथड। कौन सा मेथड है, पैरेलैक्स मेथड। अब हम पैरेलैक्स मेथड में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस। मगर सबसे पहले व्हाट इज पैरेलैक्स, की पैरेलैक्स सर है क्या, यानी पैरेलैक्स आपके पास एक एपरेंट पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट की, जब आप उस ऑब्जेक्ट की एपरेंट पोजीशन को देखते हैं उसे पैरेलैक्स कहते हैं। तो पैरेलैक्स इज द एपरेंट शिफ्ट, यानी क्या है, पैरेलैक्स इज द एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन। यानी अगर पैरेलैक्स की बात करें, पैरेलैक्स है क्या, पैरेलैक्स इज अ एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन, किसकी पोजीशन में, यानी एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में एपरेंट शिफ्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर, यानी अनदर के रेस्पेक्ट में, व्हेन वी, यानी जब आप क्या करें, व्हेन वी शिफ्ट आवर आईज, जब मैं अपनी आई को क्या करूं, शिफ्ट करूं, व्हेन वी शिफ्ट आवर आईज साइड वाइज। यानी पैरेलैक्स हमारे पास है क्या, पैरेलैक्स इज द एपरेंट शिफ्ट, यानी एपरेंट शिफ्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट की, जब मैं उसे अपनी आईज पर देखूं, आईज से देखूं अलग अलग पॉइंट से। जैसे मान लीजिए आपके पास मैंने डॉट बना दी और मैंने कहा इस डॉट को आप अपनी राइट आई से देखिए, तो जब राइट आई से देखेंगे तो आपको ये डॉट इधर दिखाई देगी, और जब आप लेफ्ट आई से देखेंगे तो डॉट इधर दिखाई देगी। यानी जब आप इधर से देखेंगे लेफ्ट से तो ऐसे दिखाई देगी, और जब राइट से देखेंगे तो इधर को दिखाई देगी। तो ये जो एपरेंट शिफ्ट आया, ये जो एपरेंट शिफ्ट आया, कुछ डिस्टेंस होगा आपकी आई के बीच में, जो एपरेंट शिफ्ट आया इसी को आपने क्या किया, पैरेलैक्स। जैसे आपने की चीज को यहां रख दिया, ठीक है, इस पॉइंट पर आपने जब इसे इधर से देखा
इधर बंद कर दिया, इधर से देखा तो ये चीज आपको ऐसे दिखाई देगी, जब आप इधर कर देंगे तो ये चीज ऐसे दिखाई देगी, तो इसे कहते हैं पैरेलैक्स। ठीक है, इसी पैरेलैक्स मेथड से मैं लार्ज डिस्टेंस निकालने का काम करता हूं, वेरी वेरी फार डिस्टेंस भी कह सकते हैं। दोबारा से अगेन ये आपके पास है, मैंने मार्कर रख दिया, इसकी टिप आपको देखनी है। पहले आप इसे देखेंगे अपनी राइट आई से, जब आप इसे राइट आई से देखेंगे तो ये आपको ऐसे दिखाई देगी, लाइक दिस। जब आप ये आई क्लोज कर लेंगे, इधर से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगी, इधर का बैकग्राउंड दिखाई देगा। तो ये रियल शिप नहीं है, दिस इज एपरेंट शिप, एपरेंट शिप। और इसी मेथड को आप पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। इसके अंदर ये जो एंगल बना, दिस एंगल, इट इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल, इसे पैरेलैक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, दिस वन इज अ बेस, इसे आप बेस कहेंगे। अब इस पैरेलैक्स मेथड से मैं फार डिस्टेंस जो स्टार्स हैं उनकी क्या निकालूंगा, उनकी डिस्टेंस निकालूंगा, पोजीशंस निकालूंगा। तो देखते हैं किस तरह फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए, तो आप किस तरह से इसे फाइंड आउट करेंगे तो उसे देखेंगे। यस, तो पैरेलैक्स मेथड बताया था कि पैरेलैक्स मेथड में एपरेंट चेंज इन पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो जाना, एपरेंट when it's seen from the different position से देखूं of an eye। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मार्कर की टिप हमने रखी थी, पहले एक बार एक आंख से देखा, दूसरी को बंद किया, दूसरे देखा तो दोनों बार पोजीशन डिफरेंट दिखी, तो इसे एपरेंट शिफ्ट को हम पैरेलैक्स कहते हैं। अब इस पैरेलैक्स मेथड से मैं डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार निकालता हूं, एक नियर बाय स्टार बाय पैरेलैक्स मेथड। मैंने यहां पर दिखाया एक स्टार F डैश बहुत दूर है, मैंने इसकी डिस्टेंस मैंने निकाल लिया, दूसरा स्टार F डैश। अब हमें पता है जो कोई चीज मेरे से बहुत दूर होती है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। जैसे हम ट्रेन में बैठे जा रहे हैं और हमने सन को देखा और सन मुझे दिख रहा है कि ये मेरे पास इधर सामने सन है खिड़की से। अब ट्रेन तो कई किलोमीटर आगे निकल गई, अब वो बहुत दूर था, तो तब भी आपको ऐसा लगेगा भाई ये तो वहीं का वहीं है, तो उसमें उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होते हैं। उसी के बारे में यहां समझाया गया। सबसे पहले सपोज n is a nearby star whose distance d from the earth to be calculated, यानी इस स्टार n की मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है अपनी अर्थ से, और ये डिस्टेंस जो है d मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, f is a far off star, एक और स्टार जो फार ऑफ है, बहुत दूर है, whose distance and position is fixed, ये देखिए जिसकी पोजीशन और डिस्टेंस फिक्स रहेगी फॉर ऑल द पोजीशन ऑफ अर्थ। मैं अर्थ की कहीं पर भी पोजीशन पे हूं, क्योंकि वो बहुत दूर है इसलिए मुझे वो हमेशा फिक्स दिखाई देगा। f डैश और f इज अ फिक्स्ड पोजीशन, देखो अर्थ से हर बार में वैसे ही दिख रही है। f और f डैश इज अ फार ऑफ स्टार whose डायरेक्शन एंड पोजीशन इज फिक्स्ड फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द अर्थ इन ऑर्बिटल मोशन, इसे f डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, हर पोजीशन पर, हर ऑर्बिटल मोशन पर अर्थ के कहीं पर भी हो उसकी पोजीशन मुझे फिक्स दिखाई देगी, तो मुझे दिख रही है। अब मैंने क्या कहा, पहले मेरा अर्थ था ये स्ट्रेट लाइन है जो सीधा दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट से मैंने इससे ये पैरेलैक्स एंगल θ1 निकाल लिया। When the earth is at point A, यानी जब मेरी अर्थ जो पॉइंट A पर है, पैरेलैक्स एंगल बिटवीन नियरबाई स्टार F एंड नियरबाई स्टार इज टू बी डिटरमाइंड। मैंने नियरबाई स्टार F डैश और नियरबाई स्टार N के बीच में एंगल निकाला which is θ1। ये θ1 है तो पैरेलल लाइन है तो ये भी θ1 होगा, सब जानते हैं। और आपके पास में वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर 6 महीने बाद, क्योंकि हमें पता है अर्थ पूरा चक्कर काटने में 1 साल लगता है, 6 महीने बाद अर्थ मेरी बिल्कुल अपोजिट दूसरी तरफ हो गई पॉइंट बी पर। आफ्टर 6 मंथ अर्थ इज एट पॉइंट स्टेशन बी, डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन, बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि इससे मुझे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा। मगर अब फिर मैंने वही काम किया, वो स्टार वहीं का वहीं रहा, एंगल θ2 बना इससे, तो ये भी θ2, दैट इज एंगल इज θ2, द टोटल पैरेलैक्स एंगल इज θ1 प्लस θ2, क्योंकि दिस इज पैरेलैक्स एंगल। फिर वही फॉर्मूला लगाया, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, सब जानते हैं इस फॉर्मूले को, एंगल θ1 प्लस θ2, आर्क है AB which is 2 astronomical unit because the average distance between earth and sun is 1 AU। हमने आपको लार्ज डिस्टेंस ऑफ यूनिट्स में पढ़ाया था, AU AU तो कितना AU 2 AU 2 AU अपॉन D, जो मुझे कैलकुलेट करना, D को उधर ले जाओ, दिस इज θ1 प्लस θ2। तो दिस इज पोजीशन ऑफ स्टार, डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द अर्थ बाय पैरेलैक्स मेथड। तो यहां पर हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड भी पढ़े लेंथ के, तो अब हम इसमें आगे चलेंगे। ये तो हमारे यूनिट एंड मेजरमेंट्स पार्ट चल रहा था।
अब इसमें आगे चलेंगे, कुछ ऐसा पार्ट होगा जिसमें आप डेरिवेशंस करेंगे, मैथमेटिक्स करेंगे। तो इस लेक्चर को, जो भी वीडियो हमने बनाया, इसको आप सारे कंप्लीट देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को और घर रह के स्टडी करें। ऑनलाइन स्टडी इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं। थैंक यू वेरी मच।